Hello students and welcome back to my channel. My name is Anjali and I welcome you all in my channel. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आप सभी बीएड स्टूडेंट के स्कूल एक्सपीरियंस के टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली ये जो स्कूल एक्सपीरियंस जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जो बीएड थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में इंक्लूड रहता है, वहाँ पे आपको स्कूल एक्सपीरियंस करना होता है 3 to 4 मंथ्स का। या तो आप प्राइमरी स्कूल में जाएँ, मिडिल स्कूल में जाएँ, चाहे आप सेकेंडरी बच्चों को पढ़ाएं, चाहे हायर सेकेंडरी बच्चों को पढ़ाएं, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपको इस सेमेस्टर में कुछ बेसिक ट्रेनिंग स्किल्स दी जाती हैं एंड कुछ ऐसी टेक्निक सिखाई जाती है जो आपको बेसिकली पूरे लाइफ लॉन्ग याद रखना है। चाहे आप वॉकिंग इंटरव्यू में जाए, चाहे आप कहीं भी अपना डेमो दिखा रहे हो, या आप इवन स्कूल में भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, या कोई आपको टीचर ऑब्जर्व कर रही हो जब आप स्कूल एक्सपीरियंस दे रहे हो, तो ये हर छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एंड ये जो बेसिक टेक्निक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप फ्यूचर टीचर बनने वाले हैं तो आपको कुछ जनरल चीज़ें पता होना ज़रूरी होता है। एंड ये सारी चीज़ें आपको स्कूल एक्सपीरियंस में ही आपको सिखाई जाती है। आप सभी स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि आपको 3 to 4 मंथ्स के लिए आपको एक स्कूल में भेजा जाता है, जहां आपको वहां पे 3 to 4 मंथ्स के लिए एज अ टीचर वर्क करना होता है। या तो आप वहाँ पे बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं, साथ ही साथ आप वहाँ पे टीचर्स के साथ, वहाँ के टीचर्स के साथ आप वर्क भी कर सकते हैं। वो आपको अपने स्कूल का कुछ वर्क देंगी, वहाँ पे आपको कुछ सिखाएंगी, आपको नई नई चीज़ें भी सीखने का मौका मिलता है। बहुत सारी चीज़ें सीखने का आपको मौका मिलता है, क्योंकि वो आपसे सीनियर होती है एंड वहाँ पे आप जस्ट एक फ्रेशर होते हो या एक ट्रेनी होते हो, बीएड की ट्रेनी होते हो, जो आप वहाँ पे एक्सपीरियंस के तौर पे जाते हो। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कुछ माइनर चीज़ें हैं जो हम ध्यान नहीं रखते हैं, उसका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत काम आएंगी ये सब चीज़ें। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको ध्यान रखनी है, वो है पेन और डस्टर। या आपके हाथ में चौक होगा और डस्टर या रिमूवर बोल सकते हैं। जब आप स्कूल में जाएंगे तो आपके हाथ में चौक रहेगा एंड दूसरे हाथ में डस्टर रहेगा। अब ये चौक और डस्टर का क्या कोरिलेट होता है? देखो, सिंपल सा टेक्निक होता है कि जो आपका चौक रहेगा वो हमेशा राइट हैंड में ही आपको पकड़ना है। ओके, जो लेफ्टी है उनकी बात की बात है, बट मैं एक जनरल आपको पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ कि आपका जो भी चौक रहे, चाहे आप वहाँ पे व्हाइट बोर्ड का यूज़ कर रहे हो, आपका मार्कर या चौक हमेशा राइट हैंड में होना चाहिए एंड आपका रिमूवर बोले या डस्टर बोले वो हमेशा लेफ्ट हैंड में होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना। अब जैसे अगर आपको कुछ लिखाना है, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने क्लासरूम है, अब आपको बताना है, आप कुछ भी बताना चाहते हो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, या आपको कुछ ब्लैक बोर्ड में लिखना है, तो आपका लिखने का तरीका भी ऐसा होता है कि आप एक हाथ में, ये मेरा राइट हैंड है, यहाँ पे आपने चौक पकड़ा, दूसरे हाथ में आपने अपना डस्टर पकड़ा हुआ है एंड इसको आप थोड़ा सा प्रॉपरली पकड़ेंगे एंड जो भी आपका मार्कर हो या आपका जो भी चौक हो, आपको जो भी लिखना हो, फिर देन आप अपना लिखने का स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। एंड अगर आपको कुछ मिटाना भी रहेगा तो आप उसको लेफ्ट हैंड से ही मिटाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, बहुत इजीली मिट जाता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको ध्यान रखना है आपका खड़े होने का तरीका। ये चीज़ बहुत माइनर मिस्टेक होती है जो हम कभी कभी क्लासरूम में कर देते हैं एंड हम ध्यान ही नहीं देते हैं। अगर मान लीजिए उस स्कूल की कोई टीचर आपके क्लासरूम में बैठ के आपको ऑब्जर्व कर रही है, तो आपकी हर एक मूवमेंट को वो ऑब्जर्व करती है। आपका सबसे पहला जो जजमेंट होता है वो आपकी पर्सनैलिटी से होता है। कम्युनिकेशन तो बाद में होता है, क्योंकि बच्चों से हम बात तो बाद में करते हैं। सबसे पहला होता है कि आप क्लासरूम में एंट्री करें, आपने अपनी बुक कॉपी को टेबल पे रखा एंड उसके बाद आप अपने आप को मतलब अपनी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट कर रहे हो। ओके, तो जब आप अपनी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट कर रहे हो तो आपको खड़े होने का तरीका भी मैटर करता है। ओके, सबसे पहले जब मैंने क्लासरूम में एंट्री करी, मैं यहाँ पे सीधी खड़ी हूँ, वो सब बात की बात है। जो मेन टॉपिक है वो ये है कि आपका खड़े होने का तरीका हमेशा थोड़ा सा टिल्ट फॉर्म में होना चाहिए आपके ब्लैक बोर्ड के सामने। जैसे कि अगर मैं प्रॉपरली अगर स्ट्रेट खड़े हो जा रही हूँ तो आपको, ओके, आप तो बड़े हो, आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, आप मेरी सारी बातों को सुन रहे हो, लेकिन एक बच्चे के लिए एज अ टीचर एंड ब्लैक बोर्ड, उनके लिए दोनों इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहला, आप जब भी क्लासरूम में एंट्री करें, आप हमेशा थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड से टिल्ट फॉर्म में खड़े होंगे, ताकि एक टीचर को ये लगता है कि यस शी इज़ अ टीचर एंड उसको पता है कि ब्लैक बोर्ड के एकदम सामने भी खड़े होना गलत होता है। थर्ड और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आप जब पढ़ा रहे हो
कुछ भी पढ़ाओ, जैसे आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो, बड़े बच्चों को पढ़ा रहे हो या हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हो, एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप ब्लैक बोर्ड में कुछ भी लिखो तो आपको पूरा अपने बैक को दिखाते हुए नहीं लिखना है। यहाँ से आप अगर पूरा बैक अपने बच्चों के सामने दिखा रहे हो तो प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चों को कुछ नहीं समझ में आएगा कि आप क्या लिख रहे हो। एंड जो बच्चा लिखना चाह भी रहा होगा उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो नहीं समझ पाएगा कि उसको क्या लिखना है एंड वो उसका फ्लो खराब हो जाएगा। तो इंस्टेड लिखने का तरीका ये होता है कि आपका जो भी आपको एंगल से हो, चाहे आप लेफ्ट एंगल में खड़े हो ब्लैक बोर्ड के या राइट एंगल में लिखना हो, वो मैटर नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कुछ लिखना है तो मैं एक जनरल वे में खड़े होंगी, मैं प्रॉपर बैक से ऐसे नहीं लिखना स्टार्ट करूँगी, मैं थोड़ा सा टिल्ट फॉर्म में लिखूँगी, ताकि अगर यहाँ का स्टूडेंट भी कुछ लिखना चाहेगा, मेरे राइट हैंड तरफ में अगर कोई स्टूडेंट होगा एंड उसको कुछ लिखना भी होगा तो वो भी थोड़े से पॉइंट्स को देख के लिख सके। जैसे अगर मेरे को कुछ लिखना है एंड राइट हैंड तरफ में मेरे पास कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है, यही साइड में बैठा है, तो अगर मैं यहाँ पे साइंस लिख रही हूँ तो ये मैंने साइंस लिखा, थोड़ा सा मैं टिल्ट हुई, पर प्रॉपरली टिल्ट नहीं हुई हूँ, मैं थोड़ा सा टिल्ट हुई हूँ, थोड़ा सा कुछ बच्चों को वर्ड्स दिख जाते हैं, तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक और होती है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बार बार आप वहाँ पे ऐसे वॉक नहीं करेंगे ब्लैक बोर्ड के सामने, ये बहुत ही गलत होता है। जैसे कभी कभी ना फ्लो में ही सही ऐसा हो जाता है कि हम ना वॉक करते हैं एंड वॉक हमारा इस तरह से होता है, हम बच्चों को ऑब्जर्व करने के लिए वॉक करते हैं, कुछ इस तरीके से हम बच्चों को ऑब्जर्व करने के लिए वॉक करते हैं, वो चीज़ सही है, लेकिन थोड़ा सा आप वॉक को कुछ टाइम बाद करिए, क्योंकि बच्चों को मेन चीज़ लिखना ज़रूरी है, तो ये चीज़ वो लिख सकें अच्छे से एंड वो अच्छे से देख सकें, उनको डिस्ट्रैक्शन ना हो, क्योंकि आप बार बार जब वॉक करेंगे ना तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होंगे, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन फील करते हैं एंड वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तो उनका फ्लो बिल्कुल ख़राब नहीं करना है, हमको स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को रख के वहाँ पे आपको काम करना होता है। अब ये तो नॉर्मल प्रैक्टिकल स्किल की बात हुई जो मैंने आपको बताया, जो चीज़ हमको इन फ्लो थोड़ा सा पढ़ाते समय गलती हो जाती है उसका हमको ध्यान रखना होता है। अब मैं आपको और भी एक जनरल चीज़ें बता रही हूँ जो आपको पता होनी चाहिए एंड आपको खुद में भी उसका कमांड होना चाहिए एंड आपको उसको खुद को फॉलो करना चाहिए, चाहे वो डेली लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे अगर आप कहीं छूट भी जा रहे हैं तो भी आपको यही चीज़ों को फॉलो करना होता है, क्योंकि आप माइंड में बार बार ध्यान रखिएगा कि वहाँ जब हम काम कर रहे होते हैं, हम सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं, उनकी बेटर लाइफ के लिए एंड उनके बेटर फ्यूचर के लिए वर्क कर रहे होते हैं, इसलिए हम एक टीचर के तौर पे एक रिस्पेक्टिव वे में हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो चलिए, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। जो सबसे पहला पॉइंट है नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। अब ये नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, हर किसी को पता है कि हाँ हमको अपने सब्जेक्ट में कमांड है। अगर मैं बायोलॉजी वाली हूँ तो मेरे सब्जेक्ट में मुझे कमांड रहेगा। आप जो भी फील्ड से मास्टर्स कर रहे हो आपको उस पर्टिकुलर फील्ड का कमांड होना चाहिए, बट कमांड इस चीज़ की नहीं होती है। नॉलेज ऑफ अ सब्जेक्ट का मतलब ये होता है, कभी कभी बच्चों के मन में ना बहुत सारे अजीब टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंड उस चीज़ को हमको सॉल्व करना होता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप बहुत अच्छे फ्लो में क्लास को करें, बहुत ही आज आपकी क्लास बहुत अच्छे से रही, लेकिन लास्ट मोमेंट पे एक बच्चा खड़े होके आपसे एक ऐसा क्वेश्चन कर देता है जिसका सॉल्यूशन आपको भी नहीं पता। तो वो चीज़ तब होती है जब हमको थोड़ा सा डेप्थ में कोर नॉलेज होता है अपने सब्जेक्ट का। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि आप अपने आप को इतना प्रिपेयर करके जाओ कि अगर कल को बच्चा आपसे क्रॉस क्वेश्चन करता भी है तो येस यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो हमारी चीज़ है वो ये है इफेक्टिवली टीचिंग ऑफ अ सब्जेक्ट एज एंड लेवल्स। अब इसका मतलब ये होता है, इफेक्टिवली टीचिंग का मतलब होता है कि हाँ ये तो हमको पता है कि हम अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, हमको एज एंड लेवल के हिसाब से भी बच्चों को पढ़ाना रहता है। अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपका नेचर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, जेंटल, काम, काइंड, सबसे ज़्यादा लव एंड इमोशन, केयर, ये सब आपके अंदर रहना चाहिए। आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन वैसे वैसे ही जब हम थोड़ा सा बड़े बच्चों को पढ़ाने लग जाते हैं, थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस लेकिन इमोशनल एंड लव रहना चाहिए, केयर भी रहनी चाहिए, लेकिन हल्का सा स्ट्रिक्ट रहते हैं जस्ट बिकॉज उनकी डिसिप्लिन के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए, ओके, ताकि वो इधर उधर डिस्ट्रैक्शंस फील ना करें, इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो हमको हर एक एज,
हर एक लेवल के हिसाब से स्टूडेंट को उस हिसाब की लर्निंग देनी रहती है, मतलब उस हिसाब से उनको पढ़ाना रहता है। नेक्स्ट जो हमको पॉइंट याद रखना रहता है वो है एक्सप्लेनेशन। उसके बाद मैंने कुछ एरो बनाया है, प्रीवियस प्लस करंट नॉलेज। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर आपको बच्चों को एक्सप्लेनेशन करना रहता है कोई भी टॉपिक का, आइदर आप कोई भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, हमेशा हमको उसके प्रीवियस नॉलेज को लेके फिर उसके टॉपिक को कंटिन्यू रखना रहता है। इससे होता यह है कि बच्चे को पता रहता है कि आप कौन से टॉपिक को कहाँ से कोरिलेट कर रहे हो, और साथ ही साथ थोड़ा सा एक शॉर्ट रिवीजन भी हो जाता है, एक मेमोराइजेशन होता है बच्चों का कि हाँ ये हमने पहले पढ़ा था। क्लास 8 के अगर आप कोई बच्चे को पढ़ा रहे हो तो आपको उसको थोड़ा सा 7th के टॉपिक से याद है, स्टूडेंट्स आपने ये चीज़ को ऐसे पढ़ा था, हम उसी से रिलेटेड या उसी के बारे में आज हम इस चैप्टर से पढ़ेंगे, ऐसे करके आप थोड़ा सा कोरिलेट करके पढ़ा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है रियल लाइफ एग्जांपल्स। अब ये रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, अगर आप बच्चे को कुछ भी पढ़ा रहे हो तो आपको उसको रियल लाइफ एग्जांपल दे के ही पढ़ाना है, क्योंकि अभी आपको पता है जितने भी हमारे करंट अफेयर्स होते हैं, जिस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बच्चों को डेप्थ में ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड बेसिक नॉलेज के साथ पूछे जाते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा रियल लाइफ एक्सपीरियंस के तौर पे, मतलब आप थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में पढ़ाइए बच्चों को। प्रैक्टिकल फॉर्म में पढ़ाने से होता ये है कि बच्चों को रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी मिलता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी मिल जाते हैं एंड उनका नॉलेज जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, वो समझने की क्षमता उनके अंदर बहुत अच्छे से ग्रोथ होने लग जाती है। नेक्स्ट जो है वो है मिसकंसेप्शंस। अब ये जो मिसकंसेप्शंस होता है ये बेसिकली टीचर के लिए होता है। मिसकंसेप्शंस मतलब क्या होता है कि आप अगर कुछ भी पढ़ा रहे हो तो आप गलत मत पढ़ाओ, गलत मत बोलो, और साथ ही साथ ब्लैक बोर्ड में भी गलत मत लिखो। अब मैंने ये बोला ब्लैक बोर्ड में भी गलत मत लिखो, कभी कभी हो जाता है कि हम फ्लो में कुछ भी लिख देते हैं, हमको ध्यान नहीं रहता एंड नहीं ही ध्यान दे पाते हैं। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब आप टीचर हो तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा अपनी टीचर पे ट्रस्ट करते हैं। जो भी आप ब्लैक बोर्ड में लिख दोगे वो वही ट्रस्ट करेंगे। इवन अगर कोई स्टूडेंट अपने घर में जाके बताता भी है ना कि ये मेरी मैम ने आज ऐसा पढ़ाया, अगर उसके पेरेंट्स पॉइंट आउट कर देते कि नहीं ये टीचर ने गलत लिखा है, तो वो बिल्कुल आपके अगेंस्ट नहीं सुन पाएगा, नहीं मेरी टीचर ने मेरे को यही बताया तो मैं यही ही पढ़ूंगा, और उसको वही याद रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको पढ़ाया, उसने देखा, उसने लिखा एंड वो उसके माइंड में मेमोराइज हो गया कि नहीं मेरी टीचर ने तो यही लिखा है। तो इसलिए आपको मिसकंसेप्शंस अपने बिल्कुल सब्जेक्ट पे नहीं लाना है। अगर आपसे थोड़ा बहुत भी मिस्टेक हो जाता है, रेदर आप रेस्ट ले लो या तो अगले दिन उस टॉपिक को आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन गलत बिल्कुल पढ़ा के कंटिन्यू नहीं करना है। नेक्स्ट चीज़ है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जो अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए, कि आप कोई भी बच्चों को अगर कुछ भी पढ़ाते हो तो अगर पॉसिबल है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का, तो आप बिल्कुल उनको एक एक्टिविटी के फॉर्म में उस टॉपिक के बारे में पढ़ाइए। नेक्स्ट है ऑब्जर्व, क्वेश्चंस, एनालाइज एंड एक्सप्लेन। देखो जब हम क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो हम डिफरेंट टाइप के बच्चों से मिलते हैं एंड हम उनको, हर एक स्टूडेंट को एक अलग अलग वे में ऑब्जर्व करते हैं। हो सकता है ये बच्चा ज़्यादा होशियार हो, ये बच्चा थोड़ा सा गेन कर सकता है लेकिन नहीं कर पा रहे। हम डिफरेंट स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं एंड कभी कभी क्लास में ऐसा भी हो जाता है कि जब आप पढ़ाते हो तो क्वेश्चंस करते हो। हम आपने पढ़ाया, ऑब्जर्व किया, ये एकदम सिस्टमैटिक फॉर्म में मैंने लिखा है। आपने पढ़ाया, आपने स्टूडेंट को ऑब्जर्व किया, ओके, उसके बाद आपने उनसे क्वेश्चंस किया, क्रॉस क्वेश्चंस करे। कुछ बच्चे आंसर देते हैं, कुछ बच्चे आंसर नहीं दे पाते हैं, कुछ बच्चे ट्राई करते हैं, तो ये चीज़ आपने किया। उसके बाद आपने एनालाइज किया, यही एनालाइज किया कि यस ये स्टूडेंट बेटर कर रहा है, ये स्टूडेंट बेटर कर सकता है, इसको थोड़ा सा रिविजन प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसके लिए मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, वट जो भी आप उसके लिए सॉल्यूशन निकालें। एंड उसके बाद है एक्सप्लेन। देखो आप जो भी क्रॉस क्वेश्चन करोगे बच्चों से, जो भी लेवल के हो वो मैटर नहीं करता है, आप कुछ भी क्रॉस क्वेश्चन करोगे बच्चों से, आपने एनालाइज किया कि हाँ ये आंसर दे रहा है, ये आंसर नहीं दे पा रहा है, वो मैटर नहीं करता है। एनालाइज करने के बाद आपको उस टॉपिक को दोबारा थोड़ा सा एक शॉर्ट वे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ताकि बच्चों को एक रिवीजन हो जाए, क्विक रिवीजन हो जाए। तो इसलिए मैंने इसको एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में लिखा कि पहले आप ऑब्जर्व करो, क्योंकि आप लेक्चर दे रहे हो, आप जो भी पढ़ाओ, चाहे ब्लैक बोर्ड में पढ़ाओ, टीचिंग एड यूज़ करके पढ़ाओ, जैसे भी आपने पढ़ाया ऑब्जर्व किया, उसके बाद आपने क्रॉस क्वेश्चन किया, क्रॉस क्वेश्चन के बाद आपने एनालाइज किया, स्टूडेंट को एनालाइज किया,
ओके। एंड एक सेल्फ एनालाइजेशन भी होता है कि हाँ मैंने कितना एफर्ट दिया तो मुझे कितना आउटकम मिल रहा है, एंड उसके बाद आपने उसी चीज़ को एक प्रॉपर रिवीजन फॉर्म में क्विक रिवीजन दिया बच्चों के लिए। लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड वैल्यू। इसका भी ध्यान रखना होता है कि जो भी आप पढ़ाओ, जो भी आप सिखा रहे हो, उनका एक स्किल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, एंड साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू डेवलपमेंट भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैल्यू डेवलपमेंट भी साइड बाय साइड होनी चाहिए। तो ये जनरल बेसिक चीज़ें हैं, जब आप स्कूल एक्सपीरियंस के तौर पे जब आप जाएंगे, कोई भी स्कूल में जाओ, आपको ये सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना रहता है। एंड जो बेसिक पॉइंट्स जो मैंने आपको कुछ टेक्निक्स बताई हैं जो आपको टीचिंग के समय में ध्यान रखना है, उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। टिल देन अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।